चलिए करते हैं प्रारंभ। हो गया है अब, है ना। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम निपात संज्ञा निमित्तक प्रकृति भाव को पढ़ रहे हैं। निपात संज्ञा होती है, फिर प्रगृह्य संज्ञा और तन्निमित्तक प्रकृति भाव है। इस संधि में हम प्रवेश किए। कल हमने प्रादयः का यह उदाहरण प्रादय पढ़ लिया था। निपात एका जनांग में हमने पढ़ा था ई इंद्र और उ उमेशा जी। कल हमें प्रश्न किया था कि ई इंद्र और उ उमेशा इनके क्या अर्थ हैं, तो ये भी आज आपको बताए जाएंगे। यहाँ संबोधन अर्थ के अलावा भी और जो अर्थ हो सकते हैं, है ना, विस्मय इत्यादि अर्थ यहाँ पर है जी, वो आपको भी बताए जाएंगे। और अब एक उसमें पंक्ति आई थी जो आप ई इंद्र और उमेशा की तो सिद्धि आप समझ चुके हैं, अत्यंत सरल है। अब एक पंक्ति आई है आपके ग्रंथ में, आपके ग्रंथ में एक पंक्ति है, ये वाक्य स्मरणयो रंगित, ये वाली पंक्ति लिखी है। वाक्य स्मरणयो रंगित करके फिर अगली जो लाइनें लिखी हैं आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में, वो है आ एवं नुमन्य से आ एवं किल तत् और अन्यत्र ङित आ ईस दूषणम और ओष्णम। इतनी सारी शब्दावली आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में लिखी हुई है जी, ठीक है ना जी। अब आपको बताना क्या है, यहाँ पर बताना यह है मित्रों कि आपने ये उदाहरण पढ़ लिए थे जहां पर चादयो सत्वे करके निपात संज्ञा हुई थी और निपात एका जनांग से इनकी प्रक्रिया संज्ञा हुई और प्रकृति भाव हो गया जी। पर यह जो सूत्र था ये आंग को छोड़ करके करता था प्रक्रिया संज्ञा। हाँ। आंग वर्जः एकोच निपात अर्थात एक अच रूप जो निपात आंग को छोड़ करके उसकी क्या होती है, प्रक्रिया संज्ञा होती है जी। तो अब ये हम समझेंगे कैसे कि ये वाला आ आंग का आ है और ये वाला आ चादी गण में पढ़ा गया आ है, क्योंकि आंग दो हैं। एक तो आपने प्रादियों में पढ़ा था जी। और एक आपने आ कहाँ पढ़ा था, चादीगण में, चादियों में। और दरअसल बात यह है कि जो प्रादि वाला आंग है उसका भी आ बचता है, ना कि संज्ञा होकर के। तो हम समझेंगे कैसे कि यह वाला आ तो आंग का है और ये वाला आ चादी वाला आ है, जिसमें ये मतलब एक ङित है और दूसरा अंगित है। आप ये समझ जी। अर्थात प्रादि वाला जो आ आंग है वो तो ङित आ है जी जी, और चादी वाला है वो अंगित है, उसमें नकार की संज्ञा नहीं है, वहां नकार जुड़ा हुआ नहीं है चादी वाले में। कल हमने आपको बताया जी, दिखाया नहीं था जी जी। और हम बस समझेंगे कैसे, जहां यदि आ गया तो हम कैसे जानेंगे कि ये चादी वाला है और ये प्रादि वाला है ना। तो आंग वर्जा ये हम समझेंगे कैसे कि आंग का है। तो उसके मित्रों कुछ तरीके आपको बताए जा रहे हैं। तो देखो यह डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसमें एक जगह तो लिख रहा है ङित और दूसरी जगह अंगित। तो ङित वाला आ कौन सा है कि ये आंग है, इसका ङित संज्ञक हो जाता है और प्रादि मध्य पाठ, इसका प्रादि के मध्य में पाठ है जी। और एक ये आ है जिसका चादी गण में पाठ है, ठीक है। ये अब समझा कैसे जाएगा कि ये चादी वाला है कि ये प्रादि वाला है, तो उसका विवेक बता रहे हैं कि यदि ये इतने सारे अर्थ होंगे तब तो आप ये समझ लेना ये चादी वाला आ है। चादी वाला आ का मतलब केवल आ, सिर्फ अंगित वाला आ जी, ठीक है जी। और जब वाक्य और स्मरण नाम के ये दो अर्थ होंगे तब आप समझ लेना कि यह जो आ है
ये प्रादि वाला आ है। अच्छा, एक मिनट, वाक्य स्मरणयो रंगित, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? हाँ, एक मिनट, एक चीज इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई है स्लाइड में। मुझे ये वाली चीज थी वो इधर लिखनी थी, और ये वाली चीज इधर लिखनी थी क्या? नहीं, ठीक है जी, ठीक है। वाक्य स्मरण योह अंगित, ऐसा नहीं होगा वो? नहीं, वो ठीक अंगित है, है, वाक्य स्मरण यो। ये गलत हो गया है थोड़ा सा, आप लोग इसे ठीक करेंगे। उल्टा हो गया गुरी, उल्टा हो गया। हाँ, अब ये थोड़ा आपको क्या करना है, इस स्लाइड में थोड़ा ध्यान देंगे। ये इधर की चीज उधर लिख गई है और कोई बात नहीं। आप इस वाली चीज को तो यहाँ समझिए और इस वाली को यहाँ समझिए, ठीक है? हालांकि कलम एक स्लाइड में इसको ठीक कर देंगे, पर आज ये उल्टा हो गया है। पढ़ाते वक्त हमें दिखा रहे कि गड़बड़ हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप केवल इस नीचे वाली जो है ना, नीचे वाले कॉलम, इसकी जगह इसे यहाँ करेंगे और इस वाले कॉलम को यहाँ करेंगे, बस इतना ही अंतर है। तो क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि यह चादी वाला आ है कि प्रादि वाला आ है? तो उसका तरीका ये है कि यह जो ये वाला जो आंग है प्रादि वाला आंग इन अर्थों में होता है, अर्थात ईसदर्थे, क्रिया योगे, मर्यादा और अभिविधौ। ये जो चार अर्थ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 जी, इतने अर्थ हों तब तो आप समझिएगा कि ये जो है प्रादि वाला आ है। अभी आपको बताते हैं, ठीक है ना? इतने अर्थों में यदि प्रयुक्त हुआ है तो प्रादि वाला आ है। जी, जी। और यदि वाक्य और स्मरण इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इन दो अर्थों में, तो आप समझ लेना कि वह जो है चादी वाला आ है, ये वाला जी, ठीक है, जो कि अंगित है, ऐसे समझना आप। तो आइए अब यह देखते हैं क्रमशः है। अब इसमें हम यह देख पा रहे हैं कि आपके वहां पर जो उदाहरण लिखा हुआ है वो सबसे पहला उदाहरण है आ एवं नुमन्य से, और दूसरा उदाहरण है आ एवं किल तत्। अभी औरों पे ध्यान मत देना, आप जहां नंबरिंग डली हुई है उस नंबरिंग का हम प्रयोजन बाद में बताएंगे, ठीक है ना जी। अभी आपको ये बता रहे हैं कि कहां पर ये होता है। तो आपके जो मूल उदाहरण है आ एवं नुमन्य से और आ एवं किल तत्, ठीक है जी। अच्छा, और वहां पर क्या लिखा है, वाक्य स्मरणयो हो अंगित, अर्थात वाक्य स्मरण, वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में ये अंगित होता है जी। अंगित होता है का मतलब चादी वाला आ होता है वाक्य और स्मरण अर्थ में। जी, वाक्य जी, स्मरणयो अंगित, अंगित का मतलब ये अंगित जो लिखा है मतलब उसे चादी वाला आ समझना है जी। अच्छा, और हमारे चादी वाले आ की ही ये प्रग्रिय संज्ञा करेगा निपाते का जनांग। क्यों? ये खुद कह रहा है आंग वर्ज, मतलब ये अंगित अर्थात जो नित नहीं है उस वाले आ की प्रक्रिया संज्ञा करेगा। बात आ गई समझ में? जी। अच्छा, अब देखिए आ एवं नुमन्य से और आ एवं किल तत्, ये जो दो उदाहरण है मित्रों, यहां पर जो आपका जो आ है ये आ चादी वाला आ है। कौन सा वाला आ है ये? चादी वाला आ है। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला आ है वो तो वाक्य अर्थ में यूज हुआ है, यहां पर प्रयोग हुआ है उसका, और ये दूसरा वाला आ है ये जो है स्मरण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना? तो ये कौन सा वाला आ है? वाक्य स्मरण अर्थ में होने से अंगित वाला, अंगित मतलब चादी वाला आ, ठीक है जी। हाँ, आप इधर के मैटर को इधर समझेंगे, वाक्य स्मरण और अंगित को यहाँ समझेंगे, ये बात ध्यान रखना सदा। आज के लिए थोड़ा ये उल्टी बन गई, थोड़ा सा नीचे बस एक सीक्वेंस है ना। जी जी जी। तो इसका मतलब ये निकला कि वाक्य अर्थ में तो ये वाला आ है, स्मरण अर्थ में यहाँ पर आ है, तो ये दोनों आ कैसे हैं? अंगित। अंगित का मतलब ये वाले, अर्थात चादी वाला आ है। तो चादी वाले आ की ही निपात एका जनांग क्या करता है? प्रक्रिया संज्ञा।
चादी वाले निपात की प्रक्रिया संज्ञा करता है। तो मित्रों यहाँ क्या हुआ, दोनों जगह पर कि निपात एका जनांग से प्रक्रिया संज्ञा हो गई है ना जी। प्रक्रिया संज्ञा हो जाने से क्या हुआ कि यहाँ पर आ एवं के पास प्लस का चिन्ह लगा लेना बीच में, यहाँ और यहाँ पे भी बीच में आ एवं किलतत, यहाँ पर वृद्धि संधि प्राप्त थी, वो वृद्धि संधि नहीं होगी। जब प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी तो उसे प्रकृति भाव हो जाएगा जी। पर हम समझेंगे कैसे के वाला वाक्य अर्थ में और ये वाला स्मरण अर्थ में। तो सीधी सी बात यह है कि यह देखो वाक्य प्रयोग है आएवं मन्य से, क्या तुम ऐसा मानते हो, उससे वाक्य प्रयोग किया गया। तो वह उसे उत्तर क्या दे रहा है, आ एवं किलतत, यह उत्तर दिया। तो वो कह रहा है हाँ ऐसा था, मतलब वो एक के पूछना चाह रहा है क्या तुम ऐसा मानते हो कि तुम वहां पे गए थे, मतलब ऐसा कुछ है, वो उसको किसी चीज के बारे में बोल रहा है, ठीक है, आएवं मन्य से क्या तुम ऐसा मानते हो, तो उसको वो स्मरण करके कह रहा है क्या, आएवं किलतत, हाँ ऐसा था, ठीक है जी। हाँ ऐसा था। तो यह जो है पहला वाला जो है यह आंग, ये तो वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरा स्मरण दूसरा स्मरण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ये वाला आ। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, निपात एका जनांग सूत्र द्वारा इस वाले आंग की, तो क्योंकि जो वाक्य और स्मरण अर्थ में होता है वो कौन सा वाला आ होता है, चादी वाला आ, मतलब अंगित आ होता है। तो इसलिए इसकी प्रक्रिया संज्ञा हो गई, और प्रक्रिया संज्ञा हो जाने के बाद इसे क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वृद्धि संधि होनी थी वो नहीं हुई, ठीक है। चलो यहाँ पर आपने ये समझ लिया। फिर कहा अन्यत्र ङित, अन्यत्र ङित का मतलब है कि इन अर्थों के अलावा, ये जो वाक्य और स्मरण अर्थ हैं, इन अर्थों के अलावा जो आपका वाक्य और स्मरण अर्थ के अलावा जो आपका आ है उसे ङित समझना चाहिए। तो ङित समझना चाहिए का मतलब ये है उसे प्रादि वाला समझना चाहिए। कहने का मतलब है यदि इन इन अर्थों में, यदि ये जो है चार अर्थ दिखाई दे रहे हैं, यदि इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो आ, तो वहां पर क्या हो जाता है, उसे क्या समझना चाहिए, उसे आंग वाला आ समझना चाहिए, मतलब प्रादि वाला आ समझना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए पंक्ति लिखी अन्यत्र ङित। अन्यत्र ङित का मतलब है कि वाक्य स्मरण यो हो अन्यत्र, अन्य अर्थेषु, वाक्य अर्थेषु और वाक्य अर्थे और स्मरण अर्थ, स्मरणार्थे भिन्ने, इन दो से भिन्न अर्थ में कौन सा वाला आ होता है, ङित वाला। तो अन्यत्र ङित, अन्यत्र ङित समझना है। तो इसलिए क्या हो गया, यहां पर जो है आ है, आ ईसद उष्णम जो है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओष्णम, ओष्णम रूप बनाया है। तो ओष्णम कैसे बनेगा, ओष्णम ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, आ प्लस उष्णम, मैंने इसका विच्छेद यहाँ लिख नहीं पाया है सरल समझते हुए, आ प्लस उष्णम। अब यहाँ पर जो यह आ है, ये वाला आ, ये क्या है, प्रादि वाला आ है, मतलब ये आंग वाला आ है। ये कैसे समझेंगे आंग वाला है, क्योंकि देखो ईसद अर्थ में जो आंग, जो आ प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, एतम आतम ङितम विद्यात, वो ङित होता है। ङित मतलब वो प्रादि वाला आ होता है। इसलिए इसी की विग्रह करके बताई गई है कि ईसद उष्णम अर्थ कैसे है, तो उसको बताया गया आ ईसद उष्णम। ईसद उष्णम ये अर्थ बताया गया है, यहाँ पर ईसद अर्थ है। तो देखो ईसद अर्थ होने से क्या होगा, अब यहां पर निपात एका जनांग सूत्र द्वारा आ ईसद उष्णम का जब उष्णम बना रहे हो आप, आ प्लस उष्णम यह संधि विच्छेद कर रहे हो जो ऊपर लिखी है, यहां पर जब अब निपात एका जनांग सूत्र द्वारा, ये तो जी आंग का आ है, इसलिए यहां पर प्रक्रिया संज्ञा नहीं हो पाएगी। और जब प्रक्रिया संज्ञा नहीं हो पाएगी तो प्रकृति भाव भी नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, तो यथावत प्राप्त जो गुण संधि है कि आ के बाद जो उ है, तो जो गुण संधि है वो गुण संधि हो जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि इन किन्हीं भी अर्थों में, ईसद अर्थ में
क्रिया योग अर्थ में, मर्यादा अर्थ में, या फिर अभिविधि अर्थ में, मर्यादा विविधौ, इन इन अर्थों में यदि आपको आ मिलेगा तब आप यह समझ लेना कि वह कैसा है, वो आंग वाला आ है। आंग वाला आ है का मतलब वो जो है ये वाला आ है, नित वाला, प्रादि वाला आ। तो आपने एक उदाहरण समझा, ईसदुषणम। ईसदुषणम में क्या है, निपात एका जनांग नहीं लगेगा, क्योंकि ईसद अर्थ में जो आ होता है वो आंग वाला आ होता है, वो चादी वाला आ नहीं होता है। निपात एका जनांग कहाँ लगता है, जहां पर सिर्फ चादी वाला आ है, क्योंकि ये आंग वर्ज इस शर्त को कहता है। जी जी। तो एक उदाहरण आपने समझा, यहाँ पर ईसद अर्थ था, ईसद अर्थ होने से यहाँ पर प्रकृति मतलब ये निपात तो है, लेकिन निपात होने के बावजूद भी ये प्रगृह्य संज्ञक न होगा। ठीक है। अच्छा जी जी। अब दूसरा है क्रिया योग, के क्रिया योग अर्थ होने पर भी क्या हो जाता है, क्रिया योग अर्थ हो जाने पर भी वो आंग का आ होता है। जैसे क्रिया का योग कहाँ है, अब ये सेकंड नंबर क्रिया योग पे लिखा हुआ है 2, तो 2 वाला ये उदाहरण देखिए, ये वाला 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आ प्लस ई ही, तो मित्रों ये ई ही धातु है, आपको सिवेई में पढ़ाए थे, तो ये ई ही धातु है और ये इधर आ लगा हुआ है। ठीक है ना, ये आंग का आ है, क्यों, ये धातु से पहले यूज है, ये क्रिया का योग है, क्रिया आपकी हो गई ई ही है ना, इण गतौ धातु है, वो क्रिया है, और ये आंग का योग हो गया। तो यहाँ पर क्रिया योग है, तो क्रिया योग होने पर क्या होता है, क्रिया योग होने पर वो जो होता है वो प्रादि वाला होता है आ। जी। प्रादि वाला आ होता है, तो प्रादि वाला आ मतलब आंग वाला आ, नित नित आ, जहां आकार की संज्ञा है। तो उसकी यह सूत्र निपात एका जनन क्या नहीं करता है, प्रगृह्य संज्ञा नहीं करता है। तो प्रगृह्य संज्ञा नहीं करता है तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा। तो आ प्लस ई ही, यहाँ पर आपने फिर क्या कर लिया, गुण कर लेना, तो बराबर ए ही, ये रूप बन के तैयार हो जाए। ठीक है जी जी। हाँ हाँ हाँ। और फिर और देखिए आगे, ये दूसरा हो गया, ई सदर्थे को आपने समझ लिया, उसका ये उदाहरण था क्रिया योग्य का, ये उदाहरण समझ लिया। अब तीसरे नंबर का देखिए, मर्यादा। मर्यादा और अभिविधि का उदाहरण एक है। मर्यादा किसे कहते हैं और अभिविधि किसे कहते हैं, ये आप समझिए। कि मर्यादा होता है कि जैसे हमने एक वाक्य यहाँ पर 3 और 4 का आप देख रहे हैं, एक ही उदाहरण है, क्योंकि मर्यादा विधि में वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि भोपाल तक वृष्टि हुई। देखो मैं एक प्रयोग कर रहा हूं एक वाक्य का, आपको मर्यादा और अभिविधि समझाने के लिए कि मर्यादा में और अभिविधि में क्या अंतर होता है। मर्यादा का जब मैंने कहा भोपाल तक वृष्टि हुई, है ना, आ भोपालात वृष्टि ही, कि भोपाल तक वृष्टि हुई, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं सूर्यकांत जी। जी जी। भोपाल तक वृष्टि हुई का एक तो मतलब ये भी हो सकता है कि भोपाल की सीमा जहां से आरंभ होती है वहां तक वृष्टि हुई जी, पहला एक ये अर्थ हो सकता है। और दूसरा मैंने कहा भोपाल तक वृष्टि हुई, तो दूसरा ये भी हो सकता है कि भोपाल तक वृष्टि हुई मतलब भोपाल में भी हुई, बस भोपाल से आगे ना हुई, मतलब जहां जहां भोपाल की सीमा है टोटल जितनी भी, जी जी, उतने पूरे में हुई, बस उससे आगे ना हुई। जी जी। तो इसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। जी जी, एक में बॉर्डर के पहले रुक गए और एक में उसके बॉर्डर हाँ, इसको एक बार पूरा ले लो, उसके बॉर्डर को क्रॉस मत करो। हाँ हाँ, हो सकता है क्या नहीं। जी जी। तो बस यही बात है मर्यादा और अभिविधि में। जब मर्यादा है तब तो आप समझ लेना उसके बॉर्डर तक रुक जाना है। जैसे भोपाल तक वृष्टि हुई तो समझ लो कि भोपाल से आगे जो विदिशा है, इधर से जब जाओगे ग्वालियर झांसी की तरफ से विदिशा, और उससे आगे जो है सूखी से बनिया पड़ता है स्टेशन, तो बस वहां तक वृष्टि हुई क्योंकि वहीं से भोपाल की सीमा आरंभ होती है। अच्छा जी। और जब ये तो मर्यादा अर्थ है। अभिविधि का मतलब पूरे भोपाल में हुई, है ना, भोपाल में हुई मतलब उधर सेकंड उस पार चले जाओ, मतलब अब्दुल्लागंज तक पूरा जी, उतने पूरे एरिया में हुई, बस उससे आगे ना हुई, मतलब होशंगाबाद की साइड में नहीं हुई। जी जी ठीक है जी।
तो ये मर्यादा और विविधि के उदाहरण है। तो यहाँ पर भी क्या है, आंग जो ये आंग है ये दो अर्थों में होता है, मतलब ये मर्यादा और विविधि अर्थ है, तब वो समझ लेना कि वो आंग का ही आ है जी, क्योंकि वो वाला जो आ होता है वो इन अर्थों में प्रयुक्त नहीं होता, वो तो दो ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, वाक्य और स्मरण अर्थ में, जो चादी जी, वाला है। जी, ठीक है, तो अब देखिए मर्यादा और विधि का उदाहरण है जी, आ अलवरात। तो आ अलवरात यहाँ पर आंग का आ है ये, ठीक है ना। जी, अब इन दोनों में क्या हो गया, आ अलवरात में सवर्ण दीर्घ हो गया, क्यों? जी, जी, सवर्ण दीर्घ करो या फिर ये आंग का आ है, सवर्ण दीर्घ ही कर दो, है ना। जी, जी, सवर्ण दीर्घ ही हो पाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आलवरात बन जाएगा। जी, यदि देखो, यदि यह होता ना, आलवरात का मतलब हुआ है अलवर तक वृष्टि हुई, यहाँ पर भी मर्यादा भी अर्थ हो सकता है, विविधि अर्थ हो सकता है। जी, अलवर है ना राजस्थान में, जी, 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 तो आलवरात वृष्टि मतलब अलवर की सीमा तक हुई। ये तो अब ये तो मर्यादा अर्थ है, और अलवर में भी हुई, बस उससे आगे की सीमा नहीं क्रॉस की, ये यहाँ पर अविविधि अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, सवर्ण दीर्घ हो गया। हालांकि यदि यदि यहाँ का आ जो है, यदि ये चादी वाला आ मान लिया जाता तो यहाँ पर भी प्रकृति भाव वगैरह हो सकता था, जी, पर ये मर्यादा और विविधि अर्थ में अर्थ जो होता है वो चादी वाले आ का होता ही नहीं है, वो जी, किसका होता है, प्रादी प्रादी वाले वाले का। आ का अर्थ होता है मर्यादा और विविधि अर्थ। जी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निपात एका जनांग सूत्र के द्वारा इसकी प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी। तो जब प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी तो इसे प्रकृति भाव भी नहीं होगा, तो सवर्ण दीर्घ होकर के आप प्लस अलवरात, आलवरात वृष्टो मेघा, अर्थात मेघ जो है आलवरात वृष्टा। आलवरात वृष्टा मतलब दो अर्थ हो सकते हैं, मर्यादा भी अर्थ हो सकता है और विधि, जी, अलवर तक बरसे और अलवर में भी बरसे। जी, ठीक है, जी, तो ये आपके टोटल सभी उदाहरण थे, 5 और 6 ये तो आपने देख ही लिए हैं इधर, ये तो पहले देने पड़े थे, है ना। जी, तो समझ में आई ये बातें। जी, हाँ, तो बस आप लोग क्या करना, इस वाले को इधर पढ़ना और इस वाले को इधर पढ़ना, बस सब ठीक है, केवल ये नीचे वाला लाइन है ना। तो हमने इसका अर्थ क्या समझा, ईसद अर्थे क्रिया योगे, ये पूरा अर्थ ये श्लोक है, इसी सदर्थे क्रिया योगे मर्यादा अविविधौचयः एतम आतम नितम विद्या और वाक्य स्मरणयो रंगित, ये चौथा पाद है, चौथा पाद इधर लिखा हुआ है, ठीक है। जी, ईसद अर्थे क्रिया योग, अर्थात ईसद अर्थ में और क्रिया योग अर्थ में, तो ईसद अर्थ यहाँ पहला, क्रिया योग दूसरा, और मर्यादा और विविधि ये चार। तो ईसद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौचय, मर्यादा और विविधि अर्थ में एतम आतम नितम विद्यात, इनमें आकार को नित जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, नित। नित आ का मतलब है नितम विद्यात, नित वाला आ मतलब ये वाला आ, प्रादी वाला आ। जी, प्रादी वाला। और वाक्य स्मरणयो रंगित, वाक्य स्मरणयो हो अंगित, संधि विच्छेद कर लेना सूर्यकांत जी। जी, तो वाक्य स्मरणयो अंगित का मतलब है वाक्य और स्मरण अर्थ में अंगित होता है। अंगित का मतलब है ये वाला आ, जी, चादिगण वाला, चादिगण वाला आ। तो पंतोला जी समझे? जी जी। तो हाँ, यदि अब आपको इसमें कोई अब शंका हो तो उन्हें पूछ लीजिए, आपको प्रश्नोत्तर कर लेते हैं आप। अभी वैष्णवी जी ने हाथ उठाया था। जी वो गलती से हो गया था। तो कोई बात नहीं, और भी जिनको शंका हो वो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, तो ये आ जो यहाँ पर लिए हैं वो मतलब उसके उपयोग व्यवहार बहुत हैं कि मतलब ठीक ठाक है लोक में, जो भी यहाँ पे जिन निपातों की प्रकृति संख्या हो रही है। हाँ देखो, निपात जो है, आंग आंग दो तरीके का निपात है, एक हाँ, तो प्रादी वाला है और एक चादी हाँ, वाला भी है। जी, जी, एक इंगित है, एक अंगित है। जी, ठीक है, जी, तो उन दोनों में हम अब दोनों में कंडीशन ये बचती है सूर्यकांत जी कि उनका बचता आ है। हाँ, अर्थात प्रादी वाला जो आंग है उसका भी आ बचेगा। जी, अच्छा, तो और चादी वाले में तो आ ऑलरेडी है ही। हाँ, हाँ, उनकी सकल सूरत एक जैसी हो जाती है अंगकार की संज्ञा होने के बाद। जी, तो जब सकल सूरत एक जैसी हो जाती है तो जब निपात एक का जनांग ये सूत्र आएगा तो वो तो ये कहता है आंग को छोड़ करके मैं प्रक्रिया संज्ञा करूंगा। जी, 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 तो वो समझेगा कैसे
कि ये, क्योंकि अब तो वो तो दोनों एक जैसे हो गए। जब ऐसी अवस्था में देखोगे, देखो ये वाले जो दो उदाहरण है, यहां पर तो क्या है, चादी वाला आ है मात्र। हाँ। और आपने जो प्रादी वाले देखे आ उष्णम में और आ ई वगैरह इन उदाहरणों में, वो कैसा आ था, वो आंग वाला आ था, प्रादी वाला आ था। ठीक है जी। तो ये सूत्र समझेगा कैसे कि ये वाला आंग वाला आ है और ये वाला आंग वाला आ नहीं है, मतलब ये चादी वाला आ है, केवल शुद्ध आ। ठीक है जी जी। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई भाष्यकार ने, ये भाष्य की वार्तिक है। अच्छा, ये श्लोक है, श्लोक वार्तिक ये भाष्यकार का है। तो उन्होंने ये प्रक्रिया बनाई कि ईसदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौच ये तमातम गीतम विद्यात वाक्य स्मरण अंगित, श्लोक बनाया पूरा। जी जी। तो इसमें 3 पादों में तो नित के बारे में जानकारी दी है कि ईसद अर्थ में, क्रिया योग अर्थ में, मर्यादा और विविधि अर्थ में यदि आप प्रयुक्त हुआ है तो वो नितम विद्यात, उसे नित जानो, तो मतलब वो ये वाला जानो। और कहा, और चौथे लास्ट लाइन में कहा वाक्य स्मरण योग अंगित, तो वाक्य और स्मरण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है यदि, तो आप समझ लेना वो चाती वाला है, अंगित वाला। जी जी, समझ गए जी जी। 2 ही अर्थ होंगे तो ही उसका प्रक्रिया संज्ञा होगा, इसका कहने का अर्थ यही। अब ये 1 मिनट श्याम सुंदर जी आपका प्रश्न लेंगे, एक चीज को और कर लें पहले। इसमें अभी कुछ वो, इसके कुछ और उदाहरण भी देख लो आप, मैं आपको और कुछ उदाहरण प्रदर्शित कर दूं, तब हम आपके प्रश्नों को लेते हैं, और जिससे कि पूरी बात एक साथ समाप्त हो जाएगी। तो कौन सा वाला है, ये वाला है क्या? हाँ यही है। चलो अच्छा, आज आपको जो बताना था ई इंद्र और ऊ मेषा में, तो ई आप देख रहे होगे यहाँ पर लिखा हुआ है ई इति विस्मयार्थ का, ई विस्मय अर्थ वाला है, ठीक है, और ऊ वितर्क अर्थ वाला है। चलो ये आपने समझा, ये तो कल की बात है, इसको एक बार पढ़ लेना कि ई इंद्र ऊ मेषा इत्यत्र सवर्ण दीर्घाई का दिशा न भवति, क्यों नहीं होता, क्योंकि उनकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाती। वो रूप कैसे लिखने हैं ई इंद्र ऊ मेषा, उसका भी प्रकार इसमें बताया गया है कि क सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे प्राप्ते, और ई इत्यस्य निपातस्य एकाच्त्वात् और आंग भिन्नत्वात्, निपात एका जनांग इति सूत्रेण प्रक्रिया संज्ञायां कृतायां और प्रक्रिया च नित्यम इति सूत्रेण प्रकृति भावे ई इंद्र एवं ऊ मेषा इत्यपि सिद्धम्। ये सिद्ध हो जाएगा। अब आज की बात, आज जो अभी आपको बताया जा रहा है, ठीक है आप, हाँ ठीक है, आवाज डबल हो रही थी। तो यहाँ पर ये है कि इसको पढ़िएगा थोड़ा सा कि आंग और आ इति द्वौ भिन्नौ निपातौ स्था, आंग और आ 2 भिन्न निपात हैं, बिल्कुल अलग अलग दोनों। उभयत्रापि आ एव शिष्यते, अगली लाइन, दोनों जगह आ ही शेष रहता है, ठीक है सूर्यकांत जी। उभयत्रापि आ एव शिष्यते, दोनों का आ ही शेष रहता है। तत्र आंग प्रक्रिया संज्ञा न भवति, और नकार रहितस्य मतलब अंगित इत्यस्य तु भवति, भवति मतलब प्रक्रिया संज्ञा भवति, होती है जी। तो तत्र प्रयोगेषु, तो वहां पर संदेह होता है कि वो प्रयोगों में कुत्र आंग इत्यस्य नकार अनुबंधस्य आ भवति और कुत्र च शुद्ध शुद्धस्य आ मतलब निपातस्य आ भवति इति संदेह, ऐसा संदेह होगा आपको जी जी। तो तम संदेहम निराकर्तुम उच्यते, उस संदेह के निराकरण के लिए आपके कौमुदी में पंक्ति लिखी हुई है वाक्य स्मरणयो रंगित जी, इति भाष्य वचनम, ये भाष्य वचन है जी। कहने का मतलब है कि वाक्य स्मरणे च नित भिन्ना भवति, वाक्य में और स्मरण अर्थ में नित भिन्न होता है, ठीक है ना जी, अर्थात अंगित वाला आ होता है, अंगित वाला होता है जी, अर्थात चादी वाला होता है जी जी। और साफ साफ कहें तो अतः तस्य तु प्रक्रिया संज्ञा भवति और प्रकृति भावश्चापि भवति, किन्तु अन्येषु अर्थेषु यथा ईसदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च प्रयुक्तः आ तु ङितेव, इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ आ है वो तो ङित वाला ही आ होता है जी। अतः तस्य प्रक्रिया संज्ञा न भवति, उसकी प्रक्रिया संज्ञा नहीं होती और न ही प्रकृति भाव होगा, ठीक।
जैसे आ प्लस उष्णम, आ प्लस उष्णम, तो यहाँ पर ये नित वाला आ है प्रादि वाला, क्योंकि ईसद अर्थ में है ये। यहाँ पर उष्णम, उष्णम का मतलब क्या होता है? कम गरम। आ उष्ण, उष्ण कहते हैं गरम को, और आ यहाँ पर लग गया तो इसका मतलब हो गया कम गरम। उष्णम का अर्थ होगा कम गरम। ठीक है जी। तो यहाँ पर ईसद अर्थ है। ईसद मतलब होता है कम संस्कृत में। ईसद माने कम। कम। हाँ, तो ईसद अर्थ वही है कि कम अर्थ में। तो ईसद उष्ण मतलब कम गरम, है ना, हल्का सा गुनगुना टाइप का। जी जी। उष्णम का इत्यत्र प्रगृह्यत्वात् प्रकृति भावस्य अभावात्, प्रकृति भाव का भी अभाव हो जाएगा तो गुणः भवति, तो मतलब गुण हो जाएगा फिर। और अत्र आ इति ईसद अर्थे इंगित अस्ति, यहाँ पर जो आ है वो ईसद अर्थ में इंगित है। ठीक है जी। और आ एवं नुमन्यस्य और आ एवं किलतत् इत्यत्र क्रमशः वाक्ये स्मरणे च प्रयुक्तः आ निपातः अंगित अस्ति। ठीक है जी। और ये सब लिखा हुआ है। तो आ एवं वृद्धि भवति इति विवेका, तो यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। आप समझ गए होगे इसे? जी। तो ये था, और बाकी के और उदाहरण भी हमने दे दिए थे। इन्होंने तो केवल ये दिए हैं, और बाकी उदाहरण हमने उधर प्रस्तुत कर ही दिए हैं। क्या क्रिया योग अर्थ कहाँ है, मर्यादा और अभिविधि वाले, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। ठीक है जी। अब आते हैं, एक और है, मुझे लगता है हाँ, इस ये वाली तो पूरी हो गई अब, है ना। अब आपके प्रश्न ले लेते हैं। ये वाली बातें पूरी हो गई, अब आपके प्रश्न हो जाएं। तो श्याम सुंदर जी पहले पूछेंगे, फिर प्रदीप बिरथरे जी का नंबर है। श्याम सुंदर जी ने पहले हाथ उठाया था। जी प्रणाम करता हूँ बड़े भैया। ये मैं ईशद अर्थ ही पूछ रहा था। ईशद अर्थ माने अल्प अर्थ में। अल्प अर्थ, बिल्कुल। मैं उसे बताना वहां भूल गया था ये मैंने जब इसको संस्कृत में उधर बताया तो आपको फिर बता दिया। हाँ वो मेरा हो गया, वो वही पूछना था बस मुझे। चलो चलो, माने जिसका अर्थ, जिसका जो अल्प अर्थ हो उसी में मतलब वह मतलब कम अल्प अर्थ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी जी गुड। जी जी। प्रदीप जी। गुरु मैं ये कह रहा हूँ कि इनको गित अंगित क्यों कहते हैं? जब इधर कह दिया कि चादी के हैं और प्रादी के हैं ये, ठीक है, और इनको आ भी कह दिया, आंग भी कह दिया, तो गित अंगित का क्या हुआ फिर इसका? गित अंगित का ये है ना कि दोनों का बचता आ है। दोनों का क्या बचेगा? आ बचेगा, क्योंकि आंग वाला भी आ बचेगा, ये वाला भी आ बचेगा। अब बात ये हुई कि हमने ये तो तुम्हें समझा दिया चादी प्रादी करके, लेकिन जो आपका सूत्र है निपात एका जनांग, निपात एका जनांग में अनांग शब्द आया है। क्या शब्द आया है? अनांग। अनांग का मतलब होता है आंग वर्जह, आंग को छोड़ करके। आंग को छोड़ करके मतलब यह है, जब आंग को छोड़ने का, हाँ, अंगाकार की संज्ञा हुई से इंगित कहेंगे। अब आंग को छोड़ने का यह मतलब है कि वो जो आंग को छोड़ना है पहचाना कैसे जाएगा, क्योंकि दोनों का बचेगा आ जी, दोनों एक से होगा इसमें। क्योंकि जब आप रूप बनाते हो ना तो वहां पर दोनों का आ बचता है, नकार का तो पहले ही लोप हो जाता है जी। उसी को, जिसे हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रादी और ये चादी है। पाणिनि जी उसे सूत्र में कैसे बता रहे हैं? अंगित और इंगित करके बता रहे हैं जी। क्या बताया उन्होंने? गित अंगित और अंगित करके बता रहे हैं। तो आप उसे तो चाहे इंगित अंगित समझ लो या चादी प्रादी समझ लो। इंगित अंगित की बात इसलिए उठाई क्योंकि वो सूत्रकार ने वैसा कहा है। ठीक है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद हो गया द्वारा। मैं ये कह रहा हूँ अंगित आकार की प्रकृति की संज्ञा होती है और गित की नहीं होगी। गित की नहीं होती क्या? गित की नहीं होगी, इसलिए आपने देखा होगा ईसद उष्णम में ओष्णम बना, गुण हो गया। अच्छा, और आ प्लस ई ही ए ही बन गया, गुण हो गया। आ प्लस अलवरात, यहाँ मर्यादा और अभिविधि अर्थ है तो आलवरात रूप बन गया। आपने भी देखा होगा स्लाइड में हमने जो जी, वो तो देख लिया जी। तो इसमें अंगित की ही मानी जाएगी प्रकृति संज्ञा। बिल्कुल, अंगित की मतलब चादी वाले आ मात्र की प्रक्रिया संज्ञा होगी, उसे प्रकृति भाव भी होगा। वो पहचाना कैसे जाएगा कि वाक्य और जहां होंगे ये दो अर्थ, वहां पर ही क्या होगा? उसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी और प्रकृति भाव भी हो जाएगा। जैसे आ एवं नुमन्य से और आ एवं किल तत्व में हो गई। गुरु लघु सिद्धांत में दिया है कि ये 6 प्रकार के होते, तो कौन होते वो 6 प्रकार के गित अंगित?
मतलब यह 6 प्रकार के नहीं, मतलब आंग 4 अर्थों में तो आंग आंग समझना, और 2 अर्थ बचे, उन 2 अर्थों में आ का प्रयोग समझना, मतलब चांदी वाले का। जी अच्छा, ठीक गुरुजी, धन्यवाद। टोटल ऐसे 6 हैं, वो पर हैं अलग अलग। चांदी वाले के वो आपने उदाहरणों में बताया ना, जो उदाहरण देके बताया वही 6 उदाहरण। कोई 6 तरीके आपको जो बताए, पर वो अलग अलग हैं। हाँ, 2 उसके होंगे गित के और अंगित के 4। 1 2 3 4 वो तो जो है गित वाले हैं, और अंगित वाले हैं 5 और 6 उसमें। ठीक है जी गुरुजी, ठीक, चलिए धन्यवाद। चलो, और हो गए इससे संबंधित प्रश्न। तो एक चीज और बता देते हैं अब लास्ट में आपको। आज हमें एक सूत्र और पढ़ना है, ये वाला। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी एक सूत्र दिया हुआ है। अच्छा, क्या हमने तो 2-2 लिख रखे हैं, 2 सूत्र और पढ़ देंगे, कोई बात नहीं, बहुत छोटे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक सूत्र है, उसके बाद ओत सूत्र है ना, छोटा सा हल्का सा जी। सूत्र का यह अर्थ है कि ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्। ओदंत जो निपात है वो प्रगृह्य संज्ञक होता है। अभी आपको हमने चांदी में कुछ निपात दिखाए थे मित्रों जी। उसमें कुछ निपात ऐसे थे ओदंत। ओदंत का मतलब होता है जिसके बाद में ओ यह वर्ड हो, यह ओ नाम का अक्षर हो, तो वो ओदंत निपात समझना। जैसे वहां पर एक निपात अहो, ठीक है, अहो नाम का निपात था जी। तो यह अहो निपात ओदंत है, तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रक्रिया अचि नित्यम, उस सूत्र को मत भूलना जो प्रकृति भाव करता है। ये सब प्रक्रिया संज्ञा कर रहे हैं और प्रकृति भाव वही करेगा, प्रक्रिया अचि नित्यम, क्योंकि इन सबसे अचपरे है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अयादि संधि प्राप्त थी, उसको बाध करके इसने तो यहाँ प्रक्रिया संज्ञा कर दी, उदंत निपात की, और प्रकृति भाव हो गया। तो ये तो केवल ओ अक्षर के लिए है चार्य जी, है ओ वर्ण ही अंत पे होना चाहिए, मतलब वो ये ओत में जो है वो पंचमी भक्ति है कि तपरकरण है? ओत में तपरकरण है, मतलब ओ होना चाहिए मां। ठीक ठीक है जी। और इसके और उदाहरण भी देख लो आप साथ ही साथ, अन्य उदाहरण भी इसके प्रस्तुत है। ये वाला है शायद, हाँ चलो। ओकारांता निपाता प्रक्रिया संज्ञका भवती, जैसे अहो और अथो इस प्रकार के हैं वहां पर निपात। ठीक है, जो आपने चांदी में पढ़े थे जी। तो अहो इति ओकारांत निपाता अस्य प्रक्रिया संज्ञा भवती तस्मात् प्रकृति भाव। अहो ईसा इत्यत्र अवादेश न भवति, क्योंकि प्रक्रिया संज्ञा न भविष्यत् तथा अवादेश एव भविष्यत्। रूप कैसे लिखना है, अहो ईसा इत्यत्र एच वायावति सूत्रेण अचि परे ओकारस्य अवादेशे प्राप्ते, अवादेश प्राप्त है, किंतु अहो इत्यस्य ओकारांत निपातत्वात् ओत इति सूत्रेण प्रक्रिया संज्ञायां कृतायां कृत प्रक्रिया च नित्यमिति सूत्रेण प्रकृति भावे करते अहो ईसा इति रूपम निष्पन्नम। ठीक है जी। कृत प्रक्रिया च नित्यम से क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव, और ओत सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी इसकी प्रक्रिया संज्ञा। प्रक्रिया संज्ञा। और उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे अथो प्लस अपी, तो ये अथो अपी ऐसा अलग अलग यूज होगा, यहाँ संधि मत कर देना है आदि। कह रहे हैं अथोइति मंगलार्थ, अथो यहाँ पर मंगलार्थक है। ठीक है चलो और जी, और जैसे हाँ एक उसमें वो भी है भोह है, भोह करके भी है एक चांदी में। अच्छा तो उसमें विसर्ग है आखिरी में, तो उसको ओत माना जाएगा, ओदांत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? विसर्ग माना जाएगा, उससे विसर्ग है फिर भी माना जाएगा, है ना जी? हाँ ओदंत तो है ही वो जी। यहाँ पर क्या है कि देखो निपात एक का जनांग, इसलिए प्रक्रिया संज्ञा नहीं हो पा रही है। सब एक अचरूप निपात नहीं है, ये अथो हो या अहो हो कोई सा भी, इसमें ज्यादा अच्छे, इसलिए सूत्र का आरंभ किया गया है। जी जी। ऐसे ही मिथो है, मिथो प्लस एतऊ, तो मिथो एतऊ इस प्रकार से बना लेना, और बीज यहाँ पर ओकार आपको दिख जाए जी। और एक बार ध्यान रखना, अथ शब्द अलग है, अथ हाँ, और अथो अलग है, ये दोनों अलग अलग अर्थ वाले हैं ये अथो। ठीक है जी। ऐसे ही मिथस अलग है और मिथो अलग है ये। चलो जी। ये समझना आप, तो इसके भी समझ गए होंगे उदाहरण। अब एक देख लीजिए लास्ट,
लास्ट में यह सूत्र पढ़ना है, संबुद्धौ साकल्यस्येता वनार्से। ठीक है जी। यह सूत्र क्या करता है इसके बारे में पढ़ लीजिए। सूत्र का छेद ऐसे करना है, संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनार्से। तो इता वनार्से अयादि संधि हो गई है यहाँ। ठीक है, इता वनार्से मतलब इतौ अनार्से था ये जी। सूत्र। क्या करता है मित्रों, ये सूत्र भी प्रगृह्य संज्ञा करता है, पर ये सूत्र जो प्रगृह्य संज्ञा करता है ये विकल्प से करता है, वह ध्यान रखना बस। जी। अभी तक जो आप प्रगृह्य संज्ञा पढ़ रहे थे, नित्य पढ़ रहे थे, हमेशा हो रही थी, अब उसका विकल्प है। तो विकल्प कहाँ होता है? तो कहता है जी संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्य। संबुद्धि निमित्तक ओकार जो होता है उसकी विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है। कब के अवैधिक के इतौ परे, अवैधिक इति परे रहते। तो संबुद्धि निमित्तक ओकार, संबुद्धि निमित्तक ओकार का मतलब संबुद्धि वाला, जैसे विष्णु ये आपको दिखाई दे रहा है, तो विष्णु शब्द का विष्णु संबोधन में बनता है ना। जी जी जी। संबोधन का रूप क्या है? विष्णु का विष्णु, गुरु का क्या बनेगा? गुरु। जी। क्यों? जी। भानु का भानो। जी। संबुद्धि के रूप थोड़ा पता कर लेना क्या है। संबुद्धि निमित्तक ओकार आपको इससे पता चल जाएगा। तो संबुद्धि निमित्तक ओकार है, संबुद्धि वाला ओकार है विष्णु में। ठीक है जी। तो ये संबुद्धि निमित्तक ओकार कहाँ है? ये रहा। संबुद्धि निमित्तक ओकार क्या होता है? वा प्रगृह्य, वो विकल्प से होता है प्रगृह्य संज्ञक, विकल्प से होगा। कब? अवैदिके इतौ, वेद भिन्न इति शब्द परे रहते, मतलब वेद का नहीं होना चाहिए वो इति शब्द। तो ठीक है, हमारा तो लौकिक रूप है, वैदिक रूप नहीं है, तो अवैदिक इति शब्द इधर परे है आपके आगे। तो क्या हो जाएगा? इस ओकार की विकल्प करके प्रगृह्य संज्ञा कर लेना। क्या करके? विकल्प से। ठीक है जी। तो विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा करी, तो एक बार की प्रगृह्य संज्ञा, एक बार प्रगृह्य संज्ञा की तो पहला वाला रूप बन जाएगा विष्णु इति। देखो ये मतलब प्रगृह्य संज्ञा हुई तो प्रकृति भाव हो गया, कुछ और करने नहीं देगा फिर वो। जी। अच्छा, जब प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी तो पिछले वाले काम हो जाएंगे। क्या था? एच वायव प्राप्त था, आयादी जी। तो ओ को हो जाएगा अब, ओ को अब हो जाएगा तो ये कंडीशन बन जाएगी। लेकिन जैसे ही अब होता है तो लोपः साकल्य सूत्र तैयार है, पीछे आप पढ़े हो। जी जी। लोपः साकल्य क्या कहता है कि यदि अवर्ण पूर्व में हो और पद के अंत में यदि या और वा में से कुछ भी है तो वो लोप कर देगा। अस के परे रहते, अस यहाँ पर इति का ई से अस परे मिल गया। जी। ठीक है, लोपः साकल्य के द्वारा। जी। तो क्या कर देना? लोपः साकल्य से ये वाला जो वह है बेचारा चला गया, तो केवल नीचे क्या बचा है? आ बचा है। ठीक है, पर ये लोपा साकल्य से लोप विकल्प करता है, ये भी ध्यान रखना। जब ये लोप कर देगा वकार का तब तो केवल अ बचेगा, तो यहां पर मिलाना विष्ण, ये वाली स्थिति को मिलाना, तो ये वाला रूप बन जाएगा विष्ण इति। जी जी। और जब ये लोप नहीं होता लोपा साकल्य से द्वारा, तब यहां पर तीसरे वाली इस कंडीशन को मिलाना, तो रूप बन जाएगा आपका विष्णविति। जी। क्या रूप बन जाएगा? विष्णविति, विष्णविति बनेगा। जी। तो ये कैसे कैसे रूप बने शायद आपको ये समझ में आए होंगे। जी जी। ये तीन रूप बनेंगे। सबसे पहले अवैदिक संबुद्धौ साकल्यस्येता वनार्से, इस सूत्र के द्वारा शाकल्य ऋषि के मत में, शाकल्य ऋषि का नाम हम पहले भी बता चुके हैं जब आपको लोपा साकल्य से पढ़ाया था तब जी। तो शाकल्य ऋषि के मत में क्या होता है? संबुद्धि निमित्तक ओकार विकल्प से प्रगृह्य संज्ञक हो जाता है, अतः ये विष्णु में ओकार की प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्रगृह्य और अवैधिक इति शब्द परे है यहाँ पर इति। प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो प्रक्रिया नित्यम करके प्रकृति भाव हो गया, तो पहला रूप ऐसे बना लेना। अब ये चूंकि विकल्प है, वह विकल्प से करता है, तो जब वो एक बार नहीं प्रक्रिया संज्ञा करेगा तो अवादेश प्राप्त था इस सूत्र से, वो हो जाएगा अवादेश। अवादेश हो जाएगा तो विष्णविति, और अवादेश होने के बाद क्या होता है? लोपा साकल्य सूत्र तैयार है पदांत में। जी। पदांत में यदि यकार वकार है तो उनका विकल्प से लोप करता है। तो एक बार लोप कर दिया तो ये वकार का लोप हुआ वाली स्थिति है, तब तो यह इसको आप जब मिलाओगे तो रूप ऐसा बनेगा विष्णेति, दूसरा रूप। यहाँ पर लोपा साकल्य से लग गया है, और जब एक बार लोपा साकल्य से खुद विकल्प करता है तो एक बार वो वाका लोप नहीं करेगा। वाका लोप नहीं करेगा तो जहां अवादेश हुआ है पिछली वाली स्थिति, वहीं पर क्या हो जाएगा? वहीं पर आपको मेल कर देना है, इसे मिला देना है, तो विष्णविति बन जाएगा। आप वहां पर भी रूप बनाए वैसे हरैया हरैया वाले। जी जी।
एक बार उन्हें स्मरण करिएगा। अच्छा, अब वही शंका वहां उठती है जो हरी है, मतलब विष्णु इति में क्यों नहीं हुई गुण संधि, तो आपको वही उत्तर देना है कि यहाँ पर जैसे आदगुणा गुण करने आएगा तो लोप साकल्य से सूत्र द्वारा किया गया जो वकार का लोप है वो असिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में उसको वह दिखाई वह नजर आता है विष्णु भाई, इसलिए वो गुण नहीं कर पाता जी। यही उत्तर आपको भी वहां देना है जी। तो ये आपने समझा कि एक बार तो पहला रूप प्रगृह्य संज्ञा प्रकृति भाव वाला पहला रूप, दूसरा रूप अब होकर के लोपा साकल से लग गया, तब एक बार लोपा साकल से नहीं लगा तो तीसरा वाला रूप ये विष्णु जी। ठीक है जी। तो आज का ये हमारा पठन था, आज का ये पूरा हुआ। यदि आपको शंका है तो बताइए। ठीक है, कैसा लगा पंतोला जी? हाँ जी श्याम सुंदर जी प्रश्न करिए। ये संबुद्धि निमित्तक माने संबोधन का ओकार होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, संबोधन का ओकार। और ये लिखा अवैदिक अवैदिक इत ऊपरे माने हाँ। अवैदिक माने जो वैदिक इत नहीं होना चाहिए। हाँ, वेद भिन्न इति शब्द होना चाहिए। हाँ, तो वेद वाला इत भी होता है क्या? मतलब ऐसा है ना कि वैदिक प्रयोग में इति का इस्तेमाल किया गया हो, यदि वो परे होगा तब ये सूत्र नहीं लगेगा। हाँ, और ये विष्णु इति ये लौकिक है ये जी। ये पता चलता है कि वैदिक वाले प्रयोग में सूत्र नहीं प्रवृत्त होगा, वैदिक इति में होगा जहाँ। जी जी ठीक है ना जी जी जी। माने अवैदिक इति परे जो मतलब वेद का इत नहीं होना चाहिए, नहीं होना इति नहीं होना चाहिए। जी बहुत जी अच्छे, बहुत अच्छे समझा आपने, बहुत अच्छे। प्रणाम जी जी महादेव। नाम लीजिए सूर्यकांत जी, कौन कौन है जी? मानसी दीक्षित जी। संबुद्धि निमित्तकम, इसका मतलब थोड़ा समझाइए आचार्य जी। अच्छा, संबुद्धि निमित्तकम मतलब संबुद्धि है निमित्त जिस ओकार में। संबुद्धि निमित्तक का मतलब है संबुद्धि है निमित्त जिस ओकार में। जैसे यह जो विष्णु जो रूप बना है ये विष्णु शब्द है, विष्णु शब्द उकारांत है, लेकिन संबुद्धि में क्या हो जाता है, संबुद्धि में इसका ओकार वाला रूप हो जाता है, विष्णु यह बन जाता है। तो सूत्र ये कहता है संबुद्धि निमित्तक ओकार को क्या हो जाता है, हमारे समीर भाई को तो कोरोना हो गया है। ओकार की कब अवैधिक इति शब्द के परे रहते, अवैधिक इति शब्द यहाँ पर परे है। मैंने शायद इसके विषय में ये आपको दिखा नहीं पाई है, मुझे दरअसल इसको भी दिखाना था आपको। ये और देख लीजिए एक बार कि विष्णु इति और विष्णु इति और विष्णुविति ये तीन रूप हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि विष्णु इति इत्यत्र एचो वायावति सूत्रेण अवादेशे प्राप्ते, लेकिन संबुद्धौ शाकल्यस्येता बनारसेति सूत्रेण अणकारोत्तरवर्तिना ओकारस्य संबुद्धि निमित्तकत्वात्। आपका नकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो संबुद्धि निमित्तक है। संबुद्धि निमित्तक का मतलब यह है कि उसका संबोधन में उस रूप को वह रूप बन करके तैयार हुआ है। संबुद्धि में ही उकार को ओगुण हो जाता है, इसका यह मतलब है। जब आप संबुद्धि का रूप पढ़ोगे जंत पुल्लिंग में तब आपको यह प्रक्रिया और एक बार बताई जाएगी। तो ओकार जो है संबुद्धि निमित्तक है, अर्थात संबुद्धि निमित्त है, उसमें निमित्त मतलब कारण। तो क्या हो जाएगा, विकल्पेन प्रगृह्य संज्ञायाम, विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा कर लेने पर प्लुत प्रगृह्य च नित्यमिति सूत्रेण प्रकृति भावे विष्णु इति प्रथमम रूपम, ये पहला रूप बनेगा। और प्रगृह्यत्वा भावे अवादेशे विष्णव इति अवस्थायाम लोपः साकल्य सूत्रेण विकल्पेन वकारस्य लोपे विष्णु इति द्वितीयम रूपम, ये दूसरा रूप बनेगा विष्णु इति। और ये भी बता रहे हैं कि अत्र गुणस्तु न, यहाँ गुण नहीं होता है क्योंकि वह लोपस्य त्रैपादिकत्वात् गुण विधायकम प्रति सिद्धत्वात्। वकार का लोप त्रैपादिक, इसलिए यहाँ पर गुण नहीं होगा वकार लोप त्रैपादिक होने से, क्योंकि वो गुण के प्रति सिद्ध हो जाएगा। कोई पूछ रहे थे लोपा साकल्य से का अर्थ बताइए, तो उसका अर्थ ये है मित्रों। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी। अवर्ण पूर्वक, जी जी, अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है
अस के परे रहते। सूत्र का अर्थ एक बार आप भी स्मरण करिएगा, ये अर्थ हमने बता दिया उसका। व लोपा भावेतु, जब वकार का लोप नहीं होगा तो विष्णविति, ऐसा तृतीयम रूपम सिद्धम, ये तीसरा रूप बन जाएगा। और इसके देखिए उदाहरण, जहां संबोधन में संबुद्धि निमित्तक ओकार जहां जहां मिला है, जैसे भानु का ये मिला है, भानु शब्द है, तो इसका 3 रूप बनेंगे, भानोइति, भानइति और भानविति। इसी प्रकार से संभोइति, संभइति, संभविति, यहाँ पर 3 रूप आपने देखे। ऐसे ही गुरोइति, गुरइति, गुरविति, मनोइति, मनइति, मनविति। समझे ना जी? तो ये अन्य उदाहरण भी शायद आपने देख लिए होंगे, ये आपको दिखाना बाकी रह गया था, आपको बता दिया। हाँ, और प्रश्न हो आपके, बताइए जी। प्रदीप बिरथरे जी। ये कह रहा है जैसे विष्णु आव बना है, हेलो ये विष्णु आव बना जो, तो इसमें दूसरे वाले मोबाइल है ना, उसको आप वो कर दो, जिनका खुला हुआ हो उसे वो कर दीजिए। नहीं, उन्हीं का है, मेरा ही है गुरुजी। तो साकल्य ऋषि के उसमें हुआ कि लोपा साकल्य से गुरुजी, तो उसमें अस परे होना चाहिए, तो अस के पूरे वर्ण कौन कौन से होना चाहिए? ई ही परे हो कि सारे वर्ण कोई भी आ जाए तब वा का लोप होगा गुरुजी? तुम्हें क्या लगता है सभी वर्ण? तो अस कहीं टोटल वर्ण पद मिल सकते हैं क्या? अभी तक जहां अच परे रहते कहते थे, तो क्या टोटल अच वर्ण परे वहां पर होते थे क्या? कोई सा भी अस हो, ये कह रहा मैं गुरुजी। सा भी एक होना चाहिए, बस इतना ही है। और इसमें गुरुजी एता बनारसे का मतलब क्या हुआ? अरे इतऊ अनारसे, बनारसे नहीं है, पदच्छेद सूत्र का देखा था जब किया था। आर्स, आर्स मतलब वैदिक, अनार्स मतलब अवैदिक। सूत्र का छेद आपको इसीलिए करके बताया कि आप भ्रमित ना हो। ठीक है, ओके। बनारसे का मतलब बनारस नहीं है, ठीक है? अयादि संधि है। इतऊ प्लस अनारसे बताया भी था, अयादि संधि हो गई है। जी गुरु, ठीक। और कोई प्रश्न? जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी। जी नमो नमः। नमो नमः। ये पूछना मेरा यहाँ है कि अवैधिक इत कैसे समझेंगे और वैदिक इत कैसे समझेंगे, कि क्या है यहाँ पे आपको वैदिक पहले इत बताना है पड़ेगा, और कहाँ पे वैदिक इत का उदाहरण और बता देंगे, है ना? आज हम उसे लिख नहीं पाए हैं यहाँ पर, आपको कल बता देते हैं कि आप उनमें दोनों में फर्क समझ जाओगे। उसका थोड़ा विशेष उदाहरण, आप ऐसी जगह रहते हैं, आपकी आवाज हमें क्लियर सुनाई नहीं देती। अवैधिक और वैदिक का थोड़ा विशेष व्याख्यान दो। अवैधिक तो आपको समझ में आ गया होगा, वैदिक आपको लॉ समझा देंगे, ठीक है? चलो, तो अब समय हो गया है, कोई और बच्चे एक जल्दी से एक प्रश्न पूछ लें, फिर राजेश कुमार मिश्रा जी। गुरुजी, जब एक संधि हो ही जाती है तो ये व्याकरण में विकल्प क्यों रखा गया है? ये सूत्र जो है कभी कभी माथा खराब हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी गुड राजेश जी, बहुत अच्छे। विकल्प इसलिए होता है मित्र कि एक ऋषि के को तो कुछ अभिमत होता है और दूसरे ऋषि को कुछ अभिमत होता है। पाणिनि जी को क्या होता है कि उनका भी पक्ष मान्य रखना है, अतः उनका मत दे देते हैं। जैसे लोभा साकल्य से विकल्प है, आपने आज जो सूत्र पढ़ा ये विकल्प है, तो मतलब उन ऋषि के मत में तो एक कार्य होता है, पाणिनि के मत में नहीं होता है। इसलिए दो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के रूप शास्त्र और काव्यकारों ने, नाटककारों ने सब प्रयोग किए। लोक में दोनों प्रकार के रूपों की सत्ता है, अतः पाणिनि जी उनका मत दे करके अपना भी मत प्रस्तुत कर देते हैं कि भैया ये भी रूप देखा जाता है। वो दोनों मत उन्हीं को सम्मत है। बात आई समझ में? ठीक ठीक ठीक। दोनों प्रकार के रूपों की सत्ता है लोक में, इसीलिए वो विकल्प रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब विष्णु इति भी मिलता है, विष्णुविति भी मिलता है और विष्णु इति भी मिलता है। जी जी। तो ये सब तमाम तीनों रूप प्रयुक्त होते हैं, ठीक है? जी जी। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो समापन करें? जी चलिए तो फिर मित्रों है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। बोला नमो नमः गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः।
गुरु जी आप दीर्घायु हो